नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूक्रेन मसले को लेकर तनाव काफी गहराता जा रहा है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि बीजिंग ओलंपिक के दौरान ही रूस हमला कर सकता है। ऐसे में दुनिया पर युद्ध को लेकर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक खत्म होने से पहले ही रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। तो वहीं बताया जा रहा है कि रूस के करीब 30,000 सैनिक सीमा पर युद्धाभ्यास करने में जुटे हुए हैं। रूसी टैंक और हेलीकॉप्टर समेत कई आधुनिक हथियारों के साथ ही युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान रूसी तैयारी का जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। कुल मिलाकर युद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं। इस दौरान अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख से अधिक रूस सैनिक तैनात है। रूस का करारा जवाब देने के लिए अमेरिका भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। रोमानिया में अमेरिकी टैंकों को पहुंचाया गया, तो वहीं पोलैंड में अमेरिका ने पहले ही 3,000 सैनिक और बढ़ा दिए हैं। नाटो के अन्य सदस्य देशों ने भी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही अमेरिका की उस आशंका के बाद जंग के हालात बनते दिख रहे हैं। इसमें कहा गया था कि बीजिंग ओलंपिक के दौरान ही रूस हमला कर सकता है। बीजिंग ओलंपिक्स 20 फरवरी तक होने हैं। गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली में एक बिल्डिंग गिरने की घटना सामने आई है। दिल्ली के भवाना इलाके में जेजे कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें 4 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि 3 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है, तो वहीं बाकी लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि अब भी लोगों की तलाश की जा रही है। डीसीपी आउटर नॉर्थ विजेंद्र यादव ने कहा कि इस घटना की जानकारी उन्होंने साझा की। साथ ही उन्होंने कहा कि कुल 6 लोगों को बिल्डिंग के मलबे में फंसे होने की जानकारी मिली थी, जिनमें से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बाकी फंसे लोगों को निकालने की प्रक्रिया भी जारी है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छोटे बड़े नेता चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव प्रचार करने शुक्रवार को अमरोहा पहुंचे। उन्होंने धनौरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा होता है उसमें गुंडा बैठा मिलता है। सपा का नारा था खाली प्लेट हमारा था, अब गुंडे माफिया जेल में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई भी नहीं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिसे सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिला हो। उन्होंने ये भी कहा कि पहले केवल एक समुदाय को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन अमरोहा की धनौरा विधानसभा से बीजेपी विधायक राजीव तरारा चुनावी मैदान में है। तरारा के पक्ष में एक जनसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ये नई सपा है, लेकिन उसी सपा के कैराना के नाहिद हसन जो जेल में बंद है उसे प्रत्याशी बनाया गया, और आजम खान जो सीतापुर की जेल में बंद है उसे भी प्रत्याशी बनाया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश अली जिन्ना सिर्फ एक ही समुदाय का विकास करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान करते समय मुजफ्फरनगर को मत भूलना, कि ये अपने दिल में रख लेना। कि मौर्य ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब अखिलेश को भी नहीं पता कि सपा का क्या हाल होगा। उन्होंने ये कहा है कि 60% में अकेले बीजेपी है और बाकी के 40 में भी उसका हिस्सा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है। इस दौरान प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं कई प्रत्याशी अपने हाथों में हथकड़ी लगाकर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो फिल्मी गानों पर ठुमके लगाकर अपने मतदाताओं को रिझाते नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान जालौन जिले की उरई विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के स्वागत की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। इसमें ग्रामीणों ने टमाटर से तुलादान कर अपने प्रत्याशी का स्वागत किया। जालौन की उरई विधानसभा क्षेत्र के सपा के प्रत्याशी दयाशंकर वर्मा जब चुनावी भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपनी विधानसभा में आने वाली कई गांवों में जाकर लोगों से वोट मांगे हैं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील भी की। इस दौरान जब लोगों का प्यार उमड़ा तो उन्होंने अपने नेताजी का स्वागत किया और उन्हें तराजू पर बैठाकर टमाटरों से उनका तुलादान किया। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर और चुनाव आयोग की पाबंदियों ने इस बार चुनावी प्रचार को कुछ अलग सा बना दिया है। आमतौर पर चुनाव प्रचार पर होने वाली गतिविधियों पर ब्रेक लगा दी गई, जबकि प्रत्याशी अपनी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे। इस दौरान उनके समर्थक चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों का स्वागत अलग अलग ढंग से कर रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच कल इटावा पहुंचकर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने इटावा सदर के सपा प्रत्याशी सर्वेश शाक्या के लिए वोट की अपील की है। साथ ही लोगों से सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए भी कहा। इस मौके पर शिवपाल सिंह ने एक बार फिर से अपने त्याग और बलिदान की बात कही है। साथ ही एक बड़ा खुलासा भी किया। बताते चलें कि शिवपाल सिंह ने यहां पर कहा है कि 3 साल पहले मैंने नेताजी से आदेश के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और 1 साल पहले प्रसपा के 100 प्रत्याशी बना दिए थे, लेकिन अगर हम अपने 100 प्रत्याशी उतार देते तो भाजपा को नहीं हटा सकते थे। मैंने हमेशा त्याग और संघर्ष किया है। जनता की एक ही मांग थी, चाचा भतीजे एक साथ हो जाओ। जनता की मांग पर मैंने अपनी पार्टी को त्याग दिया। मैंने चाबी चिन्ह का बलिदान कर दिया और अपनी एक सीट पर ही मान गए। हम यहाँ संघर्ष और त्याग की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी संघर्ष से हमारे पास हर पद रहा। हम कभी पद के पीछे नहीं भागे। शिवपाल सिंह ने आगे कहा है कि हम अगर चाहते तो 2017 में मंत्री बन सकते थे। 3 महीने पहले भी केंद्र में मंत्री बन सकता था, लेकिन ऐसे पद हमने किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए ठुकरा दिए हैं, क्योंकि भाजपा में इन सभी लोगों का भला नहीं हो सकता। वहीं मीडिया से बात करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत पर शिवपाल यादव ने कहा कि पीएम और सीएम और गृह मंत्री का संरक्षण मिला हुआ है। और सरकारी स्कूलों में बच्चों में सवाल पूछने वालों के लिए हो रही झिझक को दूर करने के लिए उदयपुर संभाग के डूंगरपुर जिले में 14 फरवरी से स्कूलों में विशेष अभियान की शुरुआत हो रही है। अभियान पढ़ेगा डूंगरपुर, बोलेगा डूंगरपुर कलेक्टर शुभम चौधरी की पहल से शुरू हो रहा है, जिसमें बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 9 पॉइंट की कार्य योजना भी बना ली गई है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने बताया कि जिले में नियुक्ति के बाद स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ये महसूस किया गया कि जब बच्चों को कोई सवाल पूछा जाता है तो वो उसका जवाब देने में संकोच करते हैं। अधिकतर बच्चों को जवाब पता होता है, लेकिन वो झिझक और संकोच के कारण जवाब नहीं दे पाते। उन्हें ऐसा लगा कि झिझक और संकोच को दूर करना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है, जिसके चलते वर्तमान समय में बच्चों में अभिव्यक्ति कौशल विकास होना बहुत जरूरी है। इसी को देखते हुए इससे पहले बीकानेर में परीक्षा काल में भी बच्चों में देखा गया कि वो सवाल नहीं कर रहे थे, जबकि सवाल करने का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वही सवाल तभी करेंगे जब आत्मविश्वास मजबूत होगा। इसीलिए यह अभियान चलाया गया। अभियान को नवाचार और प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इस अभियान को 14 फरवरी से शुरू किया जाएगा। इसमें नवाचार में शिक्षक और अभिभावक का अहम रोल अदा होगा। सबसे पहले कुछ प्राथमिक पहल की जा रही हैं। बच्चों के आयु वर्ग के अनुरूप पुस्तकालय में पुस्तकों के क्रय करने, बालकों विकास फंड, विधायक और विद्यालय विकास फंड, भामाशाह और अन्य स्रोत से किया जाएगा। सभी कामों को जिला निष्पादन समिति के माध्यम से प्रतिमाह होने वाली बैठकों में समीक्षा की जाएगी। साथ ही शिक्षा अधिकारियों से समय समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब घट रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में अगर नजर डालें तो करीब कोरोना वायरस के 50,407 नए केस सामने आए और 804 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। कल की बात करें तो करीब 58,077 मामले दर्ज किए गए थे। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 3.48 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 6,10,443 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,07,981 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 1,36,962 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 4,14,68,120 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीके की करीब 172 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। सिर्फ कल में आपको बता दें करीब 40,82,662 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीनेशन की 172 करोड़ 29,47,688 डोज दी जा चुकी हैं। और राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन शनिवार 12 फरवरी 2022 यानी कि आज से खुल गया है। आम जनता के लिए 16 मार्च 2022 तक मुगल गार्डन के बेहद खूबसूरत फूलों को देखने का आनंद लोग उठा सकते हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि विजिटर्स केवल एडवांस ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से गार्डन देखने की परमिशन ले सकते हैं। तो वहीं प्रसार भारती के एक ट्विटर पर भी इस संबंध में पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया था कि राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन आज से जनता के लिए खुल गया है। सोमवार को छोड़कर मुगल गार्डन रोज सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहेगा और यह 16 मार्च तक खुला रहेगा।
विजिटर्स केवल एडवांस ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही गार्डन में जाने की अनुमति ले सकेंगे। महामारी के कारण एहतियात के तौर पर वॉक इन एंट्री की अनुमति नहीं दी गई है। और उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज शनिवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा के गठन के लिए भी 14 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं। आखिरी दिन में आज सभी दिग्गज प्रचार में दम लगाएंगे। प्रचार करने वाले नेताओं में तमाम सियासी सूरमा अपने अपने प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार की तरह ही आज भी उत्तराखंड और यूपी दोनों ही राज्यों में चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड में रुद्रपुर में रैली करेंगे। इस दौरान वो यूपी के लिए भी रवाना होंगे। जब वो दोपहर 3:30 बजे यूपी उन्हें पहुंचना है, ताकि यूपी के कन्नौज में एक रैली में वो शामिल हो सके। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के आखिरी प्रचार में आज विरोधियों पर तीखे वार करने जा रहे हैं। अमित शाह देहरादून के अलावा धनौल्टी, सहसपुर, रायपुर और उसके बाद हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान करेंगे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो वो यूपी की सीमा लाग और आज उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां पर वो जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। योगी सुबह 11 बजे टिहरी के बरौड़ी स्टेडियम में जनसभा करने भी पहुंचे थे।